तो खैर वैसे भी कौन सा आपकी मंगेतर है जो सुनेगी। तो यूज़र 1 2 3 वाला ये आपको याद होगा। तो हमने कल बेसिकली क्या किया था, हमने यूज़ स्टेट पढ़ा था। यूज़ स्टेट को स्टार्ट करने से पहले हमने सुना था कि वो क्या है, एक रिएक्ट हुक है। सही है, रिएक्ट हुक नाम से अजीब सा नाम लगता है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको रिएक्ट देता है आपकी हेल्प आउट करने के लिए। पहले जो आपसे पहले वाले जो लोग रिएक्ट पढ़ते थे, ये बेसिकली जो सिंटैक्स हम पढ़ रहे हैं रिएक्ट 16 का है। सही है, रिएक्ट 16 अब नॉर्मली आपको इवन जो ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे वो रिएक्ट 16 के हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, अभी इवन जो आपके पास जो आ रहा है वो रिएक्ट 18 है। तो मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करे रिएक्ट 16 में और 18 में। तो अभी तक तो मैं 18 पे ही रिएक्ट 16 का सिंटैक्स चला रहा हूँ, चल रहा है। ठीक है, कहीं पे अगर कोई चेंज आता है तो हम वो देख लेंगे। लेकिन ये जो यूज़ स्टेट है ये आपके पास वर्जन 14 से पहले नहीं था। 14 से पहले क्या होता था कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी होती थी जिसे हम रिडक्स कहते थे, और सारा जो ये आपका स्टेट मैनेजमेंट का काम है ये सारा काम कौन करता था, रिडक्स। लेकिन वो एक अलग लाइब्रेरी थी। अब उस लाइब्रेरी को अलग से इंस्टॉल करना, उस लाइब्रेरी को यूज़ करना सीखना और सारा काम करना एक बहुत बड़ा हैक्टिक प्रोसेस है। और आप यूज़ स्टेट कैसे चलाते हैं, बस क्या कर लेते हैं, आप रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, आपके पास यूज़ स्टेट तैयार। बात समझ आ रही है? तो एक लाइन में सारा काम। रिडक्स के लिए आपको पूरा एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाना पड़ता था, एक 3 4 फाइलें बनती थी, एक स्टोर कहलाता है, एक रिड्यूसर कहलाता है, एक एक्शन कहलाता है। सही है, एक पूरे आपको उसका साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि वो रिडक्स काम कैसे करती है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि रिडक्स जो है वो बिल्कुल अलग लाइब्रेरी है, वो सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं है। वो सिंपल जावास्क्रिप्ट, वो Vue.js, एंगुलर.js, वो हर तरह के जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के साथ चलती है। तो इस वजह से रिडक्स को छोड़ के रिएक्ट वालों ने कहा कि भाई ये तो वाकई मसला है, प्रोग्राम हमारा, सब कुछ हमारा, मसला हमने क्रिएट किया। आपको याद है यूज़ स्टेट क्यों यूज़ किया था? आपके वॉचडॉग फंक्शन की वजह से आपके जो वेरिएबल्स थे वो खाली हो जाते थे। तो रिएक्ट वालों ने कहा मसला हमने क्रिएट किया है तो वाकई सही हमें करना चाहिए। लेकिन उनको ये बात याद आई जब उन्होंने 14th वर्जन रिलीज़ किया। सही है, उससे पहले उनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि यार ये भी करना होता है। तो खैर उसके बाद लेकिन आप लोग लकी हैं कि अब आप जब पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो यूज़ स्टेट का काम सिंपल ये है कि आपके जो वेरिएबल्स जो आप नहीं चाहते कि डिलीट हों, जो रिमूव हों, जो चेंज हों, उसको सेव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, यूज़ स्टेट। उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा। अब हम थोड़ा एक और हुक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यूज़ इफेक्ट। अब यूज़ इफेक्ट बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग हुक है। अब ये क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादातर जो काम है वो ना तो वेरिएबल सेव करने के लिए, ना कोई इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड अप करने के लिए। तो अब ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसका एक अपना मखसूस काम है। अब आपको पता है कि आपके पास जो कंपोनेंट है वो हमेशा तब तक चलेगा जब किसी ना किसी वेरिएबल में चेंज आएगा। ये बात सबको पता है। लेकिन क्या हो कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जो आप चाहते हैं कि सिर्फ तब चले जब आपका पहली दफ़ा पेज रीलोड हो। मतलब आपके यूज़र ने लिखा google.com, अब वो गूगल की वेबसाइट आपकी फॉर एग्जांपल रिएक्ट में बनी हुई है। आप चाहते हैं कि जब वो google.com पे आए तो सिर्फ उस बार ये वाला फंक्शन चले, उसके बाद जब भी आपका जो कंपोनेंट है वो रीलोड हो आपका फंक्शन ना चले, सिर्फ एक दफ़ा चले। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि API से डेटा लाना। सबसे जो आपका इसका यूज़ है जो है यूज़ इफेक्ट का, जो मैंने खुद भी यूज़ किया है, वो होता है आपका सर्वर से डेटा लाना। अब आप ज़रा इसको खुद सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास दराज है, दराज पे आपको प्रोडक्ट दिखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने दराज.pk पे आप गए, आपको सामने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। फ़र्ज़ करें शूज़ आपने सर्च किया, आपको शूज़ के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। अब आपने फ़र्ज़ करें फ़िल्टर चेंज किया, फ़िल्टर समझ रहे हैं कि प्राइस रेंज आपने बदली, आपने बोला कि लो टू हाई करो, हाई टू लो करो, मतलब कुछ भी आपने उसमें टाइप किया। तो आप सोचें कि बार बार आपका जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजे आपके सर्वर पे दराज के कि भाई मुझे दोबारा डेटा दो, मुझे दोबारा डेटा दो। तो ऐसे तो दराज का सर्वर है वो तो पागल हो जाएगा। आप एक बंदे हो और आप एक बंदे इतनी बार रिक्वेस्ट करके उससे डेटा मंगवा रहे हो, तो ऐसे तो लाखों लोग हैं जो दराज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक वक्त में लाखों लोग उसके सर्वर से डेटा मांग रहे हैं। तो ये बहुत एक इनएफिशिएंट मेथड है। अब ये मसला क्या है कि ये अगर आप यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, कौन सा फंक्शन, कि मुझे सर्वर से डेटा चाहिए,
बात समझ आ रही है? तो अब जब भी ये कंपोनेंट रीलोड होगा वो फंक्शन दोबारा चल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम ये है कि अब इसको रोकना है। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन सिर्फ तब चले जब एक दफ़ा आपका वो कंपोनेंट रीलोड हो। तो उसका मेथड क्या होता है, हम उसके लिए एक हुक इस्तेमाल करते हैं, यूज़ इफेक्ट। अब इसके लिए हुक क्यों है, इसका कोई और तरीका क्यों नहीं है? वो इस वजह से कि आपका जो वॉचडॉग फंक्शन है वो इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को क्या कर लेता है, रीलोड। तो कंपोनेंट के अंदर रहकर आप ये काम कर ही नहीं सकते। आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कंपोनेंट के बाहर बना हुआ, जिसको आप बता सको कि भाई ये वाला जो काम है मुझे सिर्फ एक दफ़ा करना है। उसके लिए अब हम इसको चलाने का तरीका यूज़ स्टेट से ज़्यादा इजी है और बल्कि बहुत आसान है। आप क्या करते हैं कि इसको फ़र्ज़ करें कि ये हमारा लोकेशन है जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना है, तो हमने इसका नाम लिखा यूज़ इफेक्ट। अब क्योंकि यूज़ इफेक्ट भी फंक्शन है, यूज़ स्टेट की तरह फंक्शन है, तो आपको पता है कि जो भी चीज़ फंक्शन होती है उसके आगे क्या लगता है, पैरेंथेसिस। अब उसके आगे पैरेंथेसिस लगना है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे कोई फंक्शन चलाना है, मुझे कोई फंक्शन चलाना है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको क्या पास करूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन। ये बात समझ आ रही है? अब हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं। फिलहाल के लिए हम लिखते हैं console.log, हम लिख देते हैं दिस इज यूज इफेक्ट हुक। सही है? और एक कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग यहाँ index.js से आते हैं और ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड है ना, इसको हटा देते हैं। किसी को याद है ये मैंने क्यों हटाया? ये एक ही कंपोनेंट को 2 दफ़ा लोड करवाता है, तो इस वजह से मैंने उसको हटा दिया, तो ताकि ये एक दफ़ा लोड हो। अब मेरे पास यूज़ इफेक्ट बना हुआ है, और यूज़ इफेक्ट आपको दिख रहा है कहाँ बना हुआ है, फंक्शन से नीचे और रिटर्न से ऊपर। इसका मतलब है कि जब ये कंपोनेंट लोड होगा, जब ये कंपोनेंट चलेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला यूज़ इफेक्ट भी चल जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम जाती है, और जब ये रिटर्न पे पहुंचती है, यानी ये वाला रिटर्न, जब ये रिटर्न पे पहुंचेगी तो आपकी HTML चल जाती है। इसका मतलब है ये HTML तक पहुंचने से पहले ये सारा काम चला के आएगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यूज़ इफेक्ट भी चलना चाहिए। तो अब हम लोग इधर आते हैं, हम कंसोल में आते हैं। इस एरर को थोड़ा सही कर लेते हैं। शायद आप में से काफ़ियों को पता होगा ये कैसे सही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो देख लें। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ यूज़ इफेक्ट हुक। लेकिन अब मुझे कैसे पता लगेगा कि डेटा में चेंज होने के वक्त भी ये इसमें कोई फ़र्क आता है या नहीं? मुझे ये भी तो देखना है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फनकारी तो करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, बटन क्लिक मी। और आपको पता है कि इसको मैं क्या पास करूँगा, ऑन क्लिक और क्लिक फंक। मैंने इसको फंक्शन का नाम दे दिया, राइट। अब इसमें आपको पता है कि क्या आएगा, ऑन चेंज। ऑन चेंज में हम लोग इसको देंगे कोई भी एक, हमें बनाना पड़ेगा ये टाइटल, इसको यूज़ कर लेते हैं, बना पड़ा है सेट टाइटल। और यहाँ पे आपको पता है कि मैं इसको क्या पास करूँगा, कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट। ठीक है? तो सर ये इवेंट को शो करता है, इवेंट ऑब्जेक्ट को शो करता है। क्या चीज़ सही नहीं लगी? नहीं, मैं इसको कॉपी करके ले जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। सही है। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई और ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन इसका नाम क्लिक फंक, जो कि हमने नीचे बनाया था। और मैं इसको कहता हूँ कि जो आपकी स्टूडेंट्स एरे है, ठीक है, स्टूडेंट्स एरे में सबसे पहले तो स्प्रेड आउट करो स्टूडेंट एरे ख़ुद को, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें क्या ऐड कर दो, टाइटल। ठीक है, एक टिपिकल केस है जो कि हम बार बार कर चुके हैं।
और हमें पता है कैसे काम करेगा। अब हमारे पास ऊपर एक इनपुट बॉक्स आ चुका है, एक इनपुट बॉक्स है, इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। आपका ये थोड़ा सा कट रहा है, ये रहा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ अब दिख रही है। अब ज़रा देखें कि मैं इसमें लिख रहा हूँ हेलो, तो ये कितनी दफ़ा चला? 9 दफ़ा। इससे कुछ समझ आ रहा है बात क्या हो गया रहा है? ये फंक्शन बार बार चल रहा है, लेकिन ये तो यूज इफेक्ट के अंदर था। ये आपके पास यूज इफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑन चेंज क्लिक कर रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि ये ऑन चेंज जब ट्रिगर हो रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है? कंपोनेंट रीलोड हो रहा है। और कंपोनेंट रीलोड क्यों हो रहा है? कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? उसका नाम क्या था उस वेरिएबल का? नहीं, वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है? उस वेरिएबल का नाम क्या है? देखो, ये इनपुट है आपका, इस इनपुट पे क्या लगा हुआ है? ऑन चेंज। इसका मतलब है जब भी कोई चीज़ आप टाइप करेंगे तो क्या ट्रिगर होगा? ऑन चेंज। अब जब ऑन चेंज ट्रिगर हो रहा है तो ऑन चेंज किसको चला रहा है? ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में मैंने क्या दिया हुआ है? सेट टाइटल। इसका मतलब है जो टाइटल का वेरिएबल है वो अपडेट होता है जब भी आप इस इनपुट बॉक्स में कोई चीज़ टाइप करते हैं, सही है। तो आपका मतलब है कि ये जो टाइटल वाला वेरिएबल है जो बेसिकली यहाँ पर है, जब भी हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो ये अपडेट होता है। ये बात समझ आ रही है? तो ये क्योंकि अपडेट होता है उस वजह से क्या हो रहा है कि वॉचडॉग फंक्शन इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को रिलोड करा देता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यूज इफेक्ट को जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल कि आपने यूज इफेक्ट लिखा, उसके ऊपर पैरेंथेसिस आपने लगाए और उसके ऊपर आपने क्या दे दिया? एक फंक्शन। जब आप ये वाला काम करते हैं तो यूज इफेक्ट को लगता है कि मुझे तब चलना है जब आपका कंपोनेंट रीलोड होगा। ये बात समझ आ रही है? लेकिन पता नहीं, मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप यही चीज़ यहाँ पे लिख दें तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, इसको माइनस माइनस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक साथ कॉल होते हैं। ये बात आप नोट करें। यहाँ पे देखें कि इसको हम क्लीन करते हैं। हमने लिखा है H, दोनों चले। हमने लिखा है E, दोनों चले। L, तो दोनों बार बार चले। तो इसका मतलब है कि यूज़ इफेक्ट को अगर आप बिल्कुल खाली एक फंक्शन देंगे और आप कोई बाहर कोई कंसोल लॉग या कोई भी काम करेंगे तो दोनों का मकसद एक ही है कि जब कंपोनेंट रिलोड होगा तो वो चीज़ चल जाएगी। क्योंकि आप इसकी थोड़ी लॉजिक देखें कि ये जो आपका कंसोल लॉग है, ये लाइन नंबर कौन सा है? 25। अब जब भी ये कंपोनेंट रिलोड होगा तो जाहिर सी बात है ये पूरी जो लाइंस हैं इसके अंदर ये चलेंगी। अब जब वो लाइन नंबर 25 पे आएगा तो वो क्या कर देगा? कंसोल लॉग। बात समझ आ रही है? लेकिन यूज इफेक्ट का ये वाला सिंटैक्स कहता है कि जब भी कोई कंपोनेंट रीलोड होता है मैं भी वो काम कर दूंगा या चला दूंगा। वैसे जो कि इलॉजिकल है, अगर आप इसको बाहर भी करेंगे तो सेम काम करेगा। तो इसकी अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई होगी कि ये इसके लिए भी यूज इफेक्ट इस्तेमाल होता है। अब वो लिखी हुई है तो मैंने भी आपको बता दी है वैसे, लेकिन मैंने आपको इसका दूसरा भी हल बता दिया है कि अगर इसको बाहर भी लिख देंगे तो काम सेम होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। आपने देखा कि पहले यूज इफेक्ट जो उसके पैरेंथेसिस हैं, उसके पहले पैरामीटर में आपने उसको क्या पास किया था? एक फंक्शन। लेकिन यूज इफेक्ट सिर्फ एक पैरामीटर नहीं उठाता यूज स्टेट की तरह। यूज स्टेट एक ही पैरामीटर उठाता था कि आपको कौन सा डेटा इनिशियल सेव करना है। लेकिन जो यूज इफेक्ट है ये एक चीज़ रिसीव नहीं करता, ये दो चीज़ें रिसीव कर सकता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ नहीं दी फिर भी यूज इफेक्ट चला, यानी कि ये ऑप्शनल है। याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ इसमें लगी हुई है कि अगर आप इसमें कोई चीज़ देंगे सेकंड पैरामीटर में तो उसको पता लग जाएगा अच्छा जो आपने चीज़ दी है मुझे उसको लगाना है। अगर आप उसको कोई भी चीज़ नहीं देंगे तो उसको पता है कि मुझे डिफ़ॉल्ट लगाना है, जो कि बेसिकली अनडिफाइंड है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो पहले में हम इसको देते हैं फंक्शन
और दूसरे में हम इसको क्या पास करते हैं, एक एरे। दो चीज़ें ये रिसीव करता है, पहले में एक फंक्शन रिसीव करता है और दूसरे में एरे रिसीव करता है। अब ये दोनों एक बहुत इधर यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीज़ है कि इस चीज़ को ज़रा आपको समझ आती है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे फंक्शन यूज इफेक्ट कॉल बैक और मैं इसको कहता हूँ console डॉट, बल्कि यहाँ पे console लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ ये इधर, और मैंने इसको मिटा दिया और मैं ये वाला नाम यूज़ कर लेता हूँ यहाँ। इसमें किसी को मसला है? वैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ऐसे होना चाहिए या ये ऐसे होना चाहिए? वैसे ये बात समझ आई, ये हुआ क्या है? देखें, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या है, यूज इफेक्ट कॉल बैक। अब इस फंक्शन का नाम मैंने कहाँ प्लेस कर दिया है, फंक्शन के पहले पैरामीटर में। अगर आप थोड़ी जावास्क्रिप्ट को थोड़ा याद करें तो होता क्या था कि अगर आप कोई फंक्शन बनाते थे और उस फंक्शन के बॉडी में आप कुछ भी दे देते थे, उस फंक्शन को आपने बना दिया। अब जब आप जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो वो फंक्शन चल जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और एंटर लगाएंगे तो नीचे वो क्या देता था, पूरा का पूरा फंक्शन। इसका मतलब है कि जो फंक्शन का नाम होता है बेसिकली वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर सारा का सारा फंक्शन सेव होता है। ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर दिखती है उसके एरो फंक्शन में। जब आप ABC लिखते हैं और आप यूं करके सिंटैक्स बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि उसने क्या किया है, सिंपल एक वेरिएबल वाला सिंटैक्स है कि ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, ABC। और अगर आप इसको भी आप चलाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा क्योंकि ये भी एक एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। तो हमने कहा हेलो, और हम अगर लिखेंगे अब ABC तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कौन सी सिंटैक्स है, एरो फंक्शन सिंटैक्स है। लेकिन अगर ABC के आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जब हम पहले यूज इफेक्ट हमने लिखा था तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या पास कर दिया था, एक कॉल बैक फंक्शन। हमने इस कॉल बैक फंक्शन को चलाया नहीं था, हमने इस कॉल बैक फंक्शन को सिर्फ पास किया था। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने बाहर फंक्शन बनाया है ना, इसको अगर मैं यहाँ से इसका नाम उठा के यहाँ लिख दूँ तो ये काम सेम नहीं हो गया कि भले मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाऊँ या उसको मैं बाहर बना के उसका नाम यहाँ दूँ, बात चीज़ सेम, दोनों सेम काम है। अब ये बात समझ आई? तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि अगर मैं इसको दो आपको पैरामीटर्स दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं पहले फंक्शन दूंगा, फंक्शन के बाद दूसरा पैरामीटर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैंने किया क्या है। तो अब मैंने इसको क्या दे दी दूसरी जगह पे, एरे। तो ये बेसिकली दो पैरामीटर रिसीव करता है। पहले पैरामीटर में वो आपसे वो फंक्शन मांगता है जो मैंने चलाना है, ठीक है। दूसरे पैरामीटर में वो आपसे पूछता है मैंने कब चलाना है, ठीक है। अगर आप इसको कोई भी चीज़ नहीं देंगे तो ये तब चलाएगा जब आपका कंपोनेंट रिलोड होगा। जब आप उसको एम्प्टी एरे देंगे तो वो सिर्फ तब चलेगा जब कंपोनेंट पहली दफ़ा चलेगा। बात समझ रहे? इसको ज़रा टेस्ट आउट करते हैं कि ये ऐसा ही है या नहीं। सर जिस फंक्शन को चलाना है वो फंक्शन इसमें लिखेंगे। हाँ, कॉल बैक फंक्शन। तो ये बेसिकली इसका कॉल बैक फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रीलोड करते हैं। हमने रीलोड किया, सब कुछ क्लीन हो गया। अब पहले आपने देखा था कि यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा था तो वैसे वैसे यहाँ पे क्या चल रहा था, यूज इफेक्ट चल रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हेलो आ रहा है क्योंकि कंपोनेंट पहली दफ़ा चल चुका है। आपको ये यूज़र 1 यूज़र 2 दिख रहा है कि कंपोनेंट चल गया था क्योंकि जब मैंने इसको रीलोड किया तब। अब यहाँ पे देखिए मैंने पेज रीलोड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मैंने गलती से लिख दिया, दिस इज यूज इफेक्ट हुक। तो अब कंपोनेंट क्यों चला, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी ऐप को रीलोड किया। अब जब यहाँ से कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, रीलोड होने के दो तरीके हैं। पहला रीलोड है वहाँ से जो हम खुद करते हैं, जो ये वाला है, ये वाला। जब आप यहाँ से रीलोड करते हैं ना, ऊपर से रिफ्रेश करते हैं पूरे के पूरे पेज को, तो इसका मतलब होता है कि आपने पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप को क्या कर दिया है, रीलोड कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है। तो आपका सारा का सारा कोड दोबारा चलता है। ये बात समझ आ रही है? लेकिन जब मैं कहता हूँ कंपोनेंट रीलोड,
तो कंपोनेंट रीलोड का मतलब ये नहीं है कि ये रिफ्रेश हुआ। कंपोनेंट रीलोड का मतलब है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई चीज़ चेंज हुई थी और उसका फंक्शन दोबारा चला। उसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेज रीलोड होगा। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। ये बात समझ आ रही है? इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि यार ये कंपोनेंट रीलोड हो रहा है, उनको लगता है कि ये पूरा का पूरा पेज रीलोड हो रहा है। तो ये पेज रीलोड नहीं होता, वो सिर्फ कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो रीलोड होता है। आपको मैंने शायद जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन का नाम लिया था, सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA। जो आपकी रिएक्ट है वो बेसिकली SPA टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। SPA क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों होती है कि मैंने बताया है कि आपकी जो मेन फाइल है वो कौन सी है? index.html। और वो index.html कितनी है? एक है। जब आप HTML CSS पे काम करते थे तो आप index.html अलग बनाते थे, about.html अलग बनाते थे, सही है, आप contact.html अलग बनाते थे, आप services.html अलग बनाते थे, आप बहुत सारी HTML फाइल्स बनाते थे। लेकिन React में कौन सी एक फाइल है HTML की? index.html। और सब कुछ उसी index.html के अंदर अपेंड होता है। ये बात हम बार बार करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि जितना भी आपको रिएक्ट की वेबसाइट्स में आपको सारा कंटेंट दिखता है वो एक ही फाइल है। क्योंकि वो एक ही फाइल है तो वो लोड कितनी बार होगी? एक बार, क्योंकि वो एक ही फाइल है। तो जब वो एक ही फाइल बार वो रिलोड हो रही है तो अब ये सवाल भी उठता है कि अंदर जो कंपोनेंट रिलोड हो रहा है ये क्या है? जो अंदर बेसिकली कंपोनेंट रिलोड होता है वो जस्ट एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो बेसिकली क्या होता है? दोबारा चल जाता है। बात समझ आ रही है? उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा पेज रिलोड हुआ। पूरे पेज रिलोड होने का मतलब है कि पूरी आपकी रिएक्ट की ऐप रिलोड हो गई। और उसका मतलब है कि आपके जितने इवन यूज स्टेट है, सब कुछ है, वो सब खाली हो जाता है। ये बात समझ आ रही है? आपने यूज स्टेट में जो भी लिखा था वो सब कुछ गया। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो और हम लोग क्लिक मी को प्रेस करते हैं तो आपको पता है कि नीचे क्या आ जाएगा? हेलो। अब आप यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्लिक मी किया तो क्या आ गया? वर्ल्ड। अब आपका कंपोनेंट रीलोड हुआ, ठीक है, कंपोनेंट रीलोड हुआ तभी तो हेलो नज़र आया, कंपोनेंट रीलोड हुआ तभी तो वर्ल्ड नज़र आया। लेकिन आपने नोट किया वो पेज रीलोड नहीं हुआ। अब पेज रीलोड नहीं हुआ इसका मुझे कैसे पता लगा? पहली बात तो यहाँ पे रीलोड का बटन वो मार्क नहीं आया। दूसरा, अब ये वाला जो वेरिएबल्स हैं, हेलो, सॉरी ये डेटा है हेलो और वर्ल्ड, ये आपके HTML में सेव हुआ हुआ है या आपकी जावास्क्रिप्ट में सेव हुआ हुआ है जो स्टूडेंट्स एरे है। अब जब आप इस पेज को रीलोड करेंगे, यानी कि आप डेलिबरेटली यहाँ पर आकर इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आपका वो हेलो और वर्ल्ड चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रीलोड हो गई। अब क्योंकि पूरी एप्लीकेशन रीलोड हुई तो सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। अब क्योंकि वो हेलो और वर्ल्ड आपके यूज स्टेट में सेव हुए हुए थे तो वो भी सारे वेरिएबल्स फ्लश आउट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो अब आपको ये बात समझ आई कि रिएक्ट की ऐप को अगर आपको बिल्कुल शुरू से देखना है, यानी कि सब कुछ डिलीट हो जाए, सब कुछ खाली हो जाए, जब एक नई रिएक्ट ऐप होती है वैसे देखना है तो आप उसको कहाँ प्रेस करना है? वहाँ। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि ये अपने काम सही कर रही है या नहीं, यानी कि आपका कंपोनेंट वगैरह रीलोड हो रहा है, तो कभी भी आप रिफ्रेश का बटन नहीं प्रेस करते। आप जस्ट ये चेक करते हैं कि बिना रिफ्रेश किए मेरा काम हुआ या नहीं। ये बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो गलती क्या करते हैं, जो इंटर्नीज वगैरह होते हैं, वो देखते हैं कि सर्वर से कोई डेटा आया, अब उस डेटा में कोई तब्दीली करनी है। अब वो तब्दीली करने के बजाय क्या करते हैं कि वो सर्वर को बोल देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये डेटा डिलीट कर दो। अब सर्वर ने डेटाबेस से वो डेटा डिलीट कर दी। अब बजाय इसके कि वो अपने कंपोनेंट को रीलोड करें, वो लोग क्या कर देते हैं? window.location.reload लगा देते हैं। आपको पता है window.location.reload क्या करता है? वो डेलिबरेटली पूरे के पूरे पेज को रीलोड कर देता है। इसको तो करके देखिएगा। तो वो कहते हैं काम तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या किया है? आपने सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा था कि जो विदाउट रीलोड हुए वो आपका डेटा चेंज करती है, आपने तो उसको तबाह कर दिया। समझ रहे हैं? अच्छा, मज़े की बात है, काम होता है क्योंकि वाकई आपकी एप्लीकेशन रीलोड हुई, सर्वर से दोबारा डेटा मांगेगी वो। अब सर्वर से क्योंकि वो पुराना डेटा डिलीट हो चुका है तो वो डेटा नहीं आएगा। वो बोलते हैं काम ख़त्म हो गया एक लाइन में। क्योंकि ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये क्यों आसान लगता है उनको? क्योंकि अगर आपको इधर रहते हुए डेटा चेंज करना है तो इसका मतलब है कि आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर लगा के बोलना पड़ेगा जो ये वाली चीज़ है इसको रिमूव करो, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब सिर्फ लिख दिया window.location.reload, काम ख़त्म।
सही है, तो मैंने बहुत देखा है, मैंने कोड में ये बहुत लोगों को करते हुए देखा है, लेकिन ये सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप कभी भी नहीं करते। तो हमारी बात हो रही थी यूज इफेक्ट में भी। तो यूज इफेक्ट में हमने यहाँ पे क्या पास किया है, एरे। यूज इफेक्ट का दोबारा देख लेते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो तब हमें इस्तेमाल करना होता है कि जब किसी फंक्शन को हमें कुछ मखसूस जगहों पे चलाना होता है। अब वो मखसूस जगह पहली क्या थी कि जब फंक्शन रीलोड हो, जब हमने देखा पहला, तो वो तो खैर फजूल है, इतना कोई ख़ास काम नहीं है। दूसरा इसका जो काम है कि मैं चाहता हूँ कि अब ये वाला जो फंक्शन है ये सिर्फ तब चले एक बार जब आपका कंपोनेंट लोड हो, उसके बाद ये चीज़ ना चले भले आपका कंपोनेंट बार बार रीलोड हो। तो उसके ये चीज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर एक और यूज़ इफेक्ट बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग एक डेलिबरेटली एक फंक्शन देते हैं और console.log और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस विल रन एवरी टाइम। सही है, इसमें लिखते हैं दिस विल रन वंस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक दफ़ा चलेगा और ये बार बार चलेगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, बल्कि ये इसको साथ साथ करते हैं वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला जो फंक्शन है ये इसको पास किया हुआ है, इसमें और इसमें दोनों यूज इफेक्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है, इसको मैंने क्या पास किया है, एम्प्टी एरे, और इसके पास मैंने कुछ पास किया है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ जिसको मैंने कुछ भी नहीं पास किया वो कब कब चलेगा, हर बार चलेगा, एवरी टाइम। जब भी कंपोनेंट रिलोड होगा ये चलेगा। इसको मैंने क्या बोला हुआ, कब चलेगा, एक बार जब आपका कंपोनेंट लोड होगा, सिर्फ लोड होगा, रीलोड नहीं। अब हम इसको रीलोड करते हैं पूरे पेज को, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐप बिल्कुल शुरू से चले। जब हमने इसको रीलोड किया तो दोनों यूज इफेक्ट एक साथ चले। सही है, वंस वाला भी चला और एवरी टाइम वाला भी चला। अब कोई वेरिएबल छेड़ के देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वेरिएबल को छेड़ेंगे तो कंपोनेंट रीलोड होगा। तो इसको छेड़ने के लिए बहुत आसान है, मैं इसमें कुछ भी लिख दूं। जब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ऑन चेंज ट्रिगर होगा। ऑन चेंज ट्रिगर होगा, वो किसको बदल देगा, टाइटल को। सही है, टाइटल के वेरिएबल को। तो मैं लिखता हूँ हेलो, तो मैंने हेलो लिखा तो आपने देखा कि ये जो दिस विल रन एवरी टाइम ये कितनी बार चला, 4 बार। लेकिन ये वंस वाला नहीं चला। अब आप कुछ भी करते रहें ये नहीं चलेगा, ये तो एक दफ़ा चल के ये मर जाता है, ख़त्म। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको फ़र्ज़ करें कि जब डेटाबेस से डेटा मंगवाना था या आपको सर्वर से डेटा मंगवाना था, तो आप हमेशा किस में रखेंगे, वंस वाले में, क्योंकि आप सर्वर से डेटा सिर्फ एक दफ़ा मंगवाते हैं। सही है, बार बार उसको तंग नहीं करते। अगर आपने इसके अंदर लिख दिया ना दिस विल रन एवरी टाइम, या आपने फ़र्ज़ करें बाहर लिख दिया, इधर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने बोला यार मुझे सर्वर से डेटा चाहिए, आपने बोला फैच और आपने URL दे दी और आपने उसको कॉल बैक दे दिया। सही है, तो अगर आपने ऐसा करके आपने सर्वर से डेटा मंगवाया, सही है, तो आपको जो बैकएंड वाला होगा ना वो घर आके मारेगा। सही है, उसकी वजह क्या है कि आपका कंपोनेंट जब जब रीलोड होगा तब तब ये वाला चल जाएगा। अब आप इसको यहाँ रखें या इस वाले एवरी टाइम वाले यूज इफेक्ट में रखें, बात एक ही है वैसे। सही है, अब ये गलती कभी मत कीजिएगा। सर वो जो हर 5 सेकंड बाद नया डेटा मंगवाना होता है वो फिर कैसे, वो इंटरवल के थ्रू होता है, सेट इंटरवल हम यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का मेथड है। तो खैर, तो बात समझ आ रही है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा चलना, डेटा मंगवा लेना। बात समझ आ रही है। तो ये वाला मेथड हमेशा ऐसे कामों के लिए यूज़ होता है जब आपको पहली बार करना हो। बात समझ आ रही है। तो ये यूज़ इफेक्ट का एक काम है। जैसे हम लोग लॉगिन करवाते हैं, सर रिक्वेस्ट करते हैं, सर वो जो फंक्शन होगा एक्सियोस के थ्रू जो सर वो किस में पास कर रहा है, इस यूज इफेक्ट पे कैसे? नहीं, जो लॉगिन वाला फंक्शन है वो तब ट्रिगर होता है जब आप उसके यूज़र नेम और पासवर्ड सबमिट करते हैं। सही है, तो वो जो सबमिट का फंक्शन होता है ना उसमें वो एक्सियोस लगा हुआ होता है। एक्सियोस बेसिकली उस लाइब्रेरी का नाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्वर से डेटा भेजने या मंगवाने के लिए। सही है, तो जो लॉगिन फंक्शन है, जो सबमिट का बटन है जिसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर ये एक्सियोस लगाना होता है। यूज इफेक्ट नहीं है उसके लिए, यूज इफेक्ट नहीं है। यूज इफेक्ट तब है जब ऑटोमेशन है, जब आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र किसी चीज़ पे क्लिक ना करे, उस क्लिक किए बगैर एक काम हो जाए ऑटोमेटिकली। अभी आप देख रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया था तो ये दोनों यूज इफेक्ट खुद ब खुद चल गए थे जैसे ही कंपोनेंट रीलोड हुआ। और इवन उसके बाद जो ये वाला यूज इफेक्ट है जो एवरी टाइम वाला है, ये हर बार चल रहा है जब मैं कोई भी चीज़
टाइप कर रहा हूँ, मैंने इसको नहीं कहा चलने को, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, मैंने कोई बटन क्लिक नहीं किया, ये खुद ब खुद चला। तो ये उस कामों के लिए होता है जो आपको ऑटोमेटिक करवाना है। या इन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल दी कि कभी कभी हमारे पास होता है कि हम एक रियल टाइम सर्वर बनाते हैं या हम एक रियल टाइम ग्राफ बनाते हैं। अब वो ग्राफ रियल टाइम बेसिकली नहीं होता, उसका एक इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब होता है कि हर 5 सेकंड के बाद वो अपडेट हो रहा होगा। मैंने जो काम किया है मैंने 2 सेकंड तक का भी किया है कि मैं हर 2 सेकंड के बाद डेटा को अपडेट कर रहा था। तो उसके लिए भी आपको यूज़ इफेक्ट ये पहला वाला आप चलाते हैं और उसके अंदर आप सेट कर सकते हैं सेट टाइम आउट। आप एक टाइम आउट का फंक्शन भी लगा सकते हैं। दूसरा आपके पास है सेट इंटरवल। आप दोनों करके देखिएगा, आपको पता लगेगा दोनों में क्या मसला है। आप सेट इंटरवल पहले लगाइएगा, सेट इंटरवल आप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या फनकारियाँ होती हैं उसके साथ। किसमें? नहीं, फंक्शन नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सेट इंटरवल वाला तो इसमें आएगा ना, इसमें जो बेसिकली आपका फंक्शन चलेगा। बेसिकली आप टाइम आउट यूज़ कीजिएगा, सेट इंटरवल आपकी तबाही कर देगा। सही है, लेकिन आप सेट टाइम आउट करेंगे फिर आपको एक और मसला आएगा। वैसे जो बच्चे दूसरे हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं उसको छोड़ते हैं। नहीं, यूज़ इफेक्ट और यूज स्टेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इवन आपके पास एक है, अगर आप सर्च करेंगे इधर गूगल पे तो आप सर्च करें रिएक्ट हुक्स। आप रिएक्ट हुक्स में 16.8 आपको नॉर्मली दिखेगा। तो आप जब यूज़ स्टेट को देखेंगे तो आपको ये सैम्पल में सिर्फ यूज़ स्टेट ही दिखेगा। ठीक है, जब आप थोड़ा नीचे और चले जाएंगे, यहाँ पे वैसे यूजिंग द इफेक्ट हुक है, तो आप इफेक्ट हुक पे आ जाएंगे। तो इफेक्ट हुक पे आगे देखेंगे तो इसने सिर्फ क्या यूज़ किया हुआ है, यूज़ इफेक्ट। लेकिन ये इसने यूज़ किया हुआ है काउंटर के लिए, ये इसने यूज़ किया हुआ है काउंटर के लिए। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है। वो बेसिकली अब जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई चीज़ चेंज करके दिखानी है। जैसे मैंने किया था कि क्लिक मी का बटन बनाया और उसको कुछ ना कुछ आपको चेंज करके दिखाया। इसका यूज़ इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ यूज़ इफेक्ट आप लिखेंगे चलेगा। इवन हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में मैंने सिर्फ यूज़ इफेक्ट यूज़ करके देखा है, सिर्फ यूज़ इफेक्ट और कुछ भी नहीं होता। बात समझ आ रही है? तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे यहाँ पे हुक्स भी दिखेंगे। हो सकता है आपको एक और हुक दिखे। बड़ी बात है यार, इन्होंने वो नहीं देखा। सर इसमें एरे क्यों पास करते हैं, एम्प्टी एरे? एम्प्टी एरे बताते हैं क्यों एम्प्टी एरे बात क्या करते हैं, और नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है। एक हमारे पास एक और हुक है यूज रेफ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं क्यों ज़्यादा अभी इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। आप लोगों ने इनपुट, जो आपका इनपुट बॉक्स है, उससे डेटा कैसे लिया है? आपने ऑन चेंज इस्तेमाल किया है, सही है। ऑन चेंज इस्तेमाल किया, ऑन चेंज एक स्टेट के वेरिएबल को अपडेट करता है और आप जैसे जैसे टाइपिंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लेकिन इसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि आपने H लिखा तो कंपोनेंट रीलोड, आपने E लिखा कंपोनेंट रीलोड, L लिखा कंपोनेंट रीलोड, मतलब जितनी इवन बैक स्पेस आप दबा रहे हैं तो कंपोनेंट रीलोड। तो इतनी दफ़ा अगर कंपोनेंट आपको रीलोड करवा रहे हैं, और अगर आप फॉर एग्जांपल सोचें कि मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि एक कंपोनेंट है, उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, तो इसका मतलब है कि जो मेन पेरेंट कंपोनेंट है अगर वो रीलोड हो रहा है तो उसकी जो सारी चेन है वो एक साथ रीलोड हो जाती है। तो ये पूरा जो चेन ऑफ इवेंट है, अगर आप इस जगह पे कहीं पे फंस गए, ठीक है, अगर आपका एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, आपको पता है इसके साथ और कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, मतलब और कोई कंपोनेंट इसके साथ डिपेंडेंट नहीं है, तो आप ये ऑन चेंज वाला काम कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छे खासे मैंने एप्लीकेशंस में इसको यूज़ होते हुए देखा है, नो इशू। क्योंकि इसका एक फ़ायदा है कि आपको ये रियल टाइम में डेटा अपडेट करके दिखाता है। जैसे जैसे आप टाइप करते हैं आपका वैसे वैसे वो डेटा अपडेट होता है। आपको पता है कि आप मैसेंजर में जब टाइपिंग करते हैं ऊपर लिख के आता है कि पर्सन इज़ टाइपिंग, तो उसमें आप ये सोचें कि उसने ऑन चेंज लगाया हुआ है कि जैसे जैसे आप टाइप करते हैं तो आगे जावास्क्रिप्ट को पता लगता है कि आप कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं, उसका वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो जब वो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता है। वैसे ये तो पता है ना, फेसबुक रिएक्ट पे लिखी हुई है। तो इसका बेसिकली जो रिप्लेसमेंट है, उसका रिप्लेसमेंट जो है यहाँ पर आप किससे कर सकते हैं? ये कौन सा इसने इंपोर्ट किया हुआ है? यूज रेफ। इसको भी यूज़ करना बहुत इजी है, लेकिन अभी मैं इसको क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि ऑन चेंज वाला मेथड हमने अभी भी किया है, तो ये कंफ्यूज करने वाली बात है कि आप ये क्यों यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन ये नाम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपके कंपोनेंट को बार बार रीलोड नहीं करता। ये आपको कहता है भाई तुम अपना काम कर लो, लिख लो, जो चीज़ तुम्हें लिखनी है ना लिख लो,
लेकिन जैसे ही आपको फॉर्म अपडेट करना है, मतलब आपने सबमिट दबाना है, तब ये आप उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब इसको यूज़ करना बहुत आसान है, आप वैसे ही इंपोर्ट यूज रेफ करते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसको इनिशियलाइज करवाते हैं। आपने देखा कि हर यूज इफेक्ट जो है वो इनिशियलाइज होता है। आपने यूज स्टेट के आगे क्या लगाया था? पैरेंथेसिस। यूज इफेक्ट के आगे आपने क्या लगाया था? पैरेंथेसिस। बिल्कुल उसी तरीके से आप यूज रेफ के आगे क्या लगाओगे? पैरेंथेसिस। लेकिन उसको इक्वल करोगे किसके? ये इनपुट एलिमेंट उसने नाम दिया, ये वेरिएबल है, आप भी इसके वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जिस इनपुट बॉक्स को आपको ये वेरिएबल पास करना हो, मतलब जिसका डेटा उठाना हो, उसमें आप कौन सा एट्रीब्यूट देते हैं? रैफ का। और उसके आगे आप इनपुट एलिमेंट पास कर देते हैं। बात समझ आ रही है? फिर आपको ये जहां भी इस्तेमाल करना होता है वो आप निकाल लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा है, आगे पीछे है, थोड़ा आपको तंग करता है, लेकिन जो वो ज़्यादा है ऑन चेंज वाला है वो आपको ज़्यादा टेक्निकली समझ आता है कि वो कैसे काम कर रहा है। तो आप जब इस स्टेज पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, आप और कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ लेंगे और आप कौन सा वाला दूसरा है राउटिंग आप पढ़ लेंगे, तो आपका थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, तब इंशाल्लाह इसको दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। स्टोर होता रहता है, जैसे उसमें यूज स्टेट होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसको रिलोड नहीं कराता, बस ये डिफरेंस। सही है। तो अगर आपका फॉर्म बड़ा है, अगर आपका फॉर्म का या कंपोनेंट कनेक्टेड है, तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ करते हैं। शायद आप लोगों ने किसी ने देखा होगा कभी कभी ये एरर भी देता है। सही है कि वो एक एरर होता है कि कनेक्टिंग एलिमेंट्स का, कनेक्टिंग एलिमेंट का शायद किसी ने आपने वार्निंग देखी हो, तो वार्निंग इसी चीज़ की होती है कि वो आपको कहता है कि ऑन चेंज के बजाय आप क्या इस्तेमाल कर लो? रैफ। ठीक है, तो शायद किसी ने जिसने प्रैक्टिस की हो उसने चीज़ ज़रूर देखी होगी, ऑन चेंज के वक्त ये वार्निंग देता है। वैसे तो वार्निंग आप इवन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं आप उसकी भी जाके राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी भर जाएगी। तो वार्निंग हर जगह होती है, वार्निंग का मसला नहीं होता, मसला किसका होता है? एरर का। एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग की खैर है। तो इसको हम दोबारा देख लेंगे। तो हम आते हैं अपने यूज़ इफेक्ट पे दोबारा वापस। तो यूज़ इफेक्ट के बारे में हम दोबारा कह देते हैं कि भाई ये क्यों यूज़ होता है? जब कोई हमें फंक्शन रन करवाना हो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे। बात समझ आ रही है? हर बार अलग अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ, भूल मत जाना। सही है कि यूज़ इफेक्ट हमारा एक फंक्शन है जो हमें एक दूसरा फंक्शन चलाने के लिए मदद करता है, लेकिन एक मखसूस टाइम पे। पहला हमारा टाइम क्या था कि जब भी फंक्शन रिलोड हो, यानी कि कंपोनेंट रिलोड हो, इसको चला दो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक दफ़ा चलाओ उसके बाद ना चलाओ, जो कि ये वाली है, ये वाली। ठीक है, ये आपका फंक्शन और इसको मैंने क्या पास किया? एम्प्टी एरे। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एम्प्टी एरे ही क्यों? एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं? अनडिफाइंड क्यों नहीं? नल क्यों नहीं? फॉल्स क्यों नहीं? एक हालांकि सोचा जाए तो एक ये जो आपका बूलियन ऑपरेटर है वो ज़बरदस्त होता है इस काम के लिए। अगर हम यहाँ पे ट्रू देते तो ट्रू का मतलब होना चाहिए था कि जब भी कंपोनेंट रीलोड हो तुम भी चल जाओ। अगर हम उसको यहाँ पे फॉल्स देते तो उसका भी मतलब ये होना चाहिए था कि भाई वो जब पहली दफ़ा चलो उसके बाद ना चलो, वो तो ज़्यादा बेटर होता। तो इन्होंने यही चीज़ क्यों चुनी? तो उसका एक बहुत एक ज़बरदस्त मकसद है। वो क्या है कि ये आपको एक बेहतरीन एक फैसिलिटी देता है जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। वो ये है कि आप चाहते हैं कि जब कोई एक वेरिएबल बदले, सही है, कोई भी एक वेरिएबल चेंज हो तो आपके एक फंक्शन रन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी कोई भी एक वेरिएबल में कोई भी बदलाव आए तो उसके अगेंस्ट में क्या हो? कोई फंक्शन चले, कोई काम हो। तो उसके केस में आपके पास ये वाला जो ये आपका एरे है, ये काम आता है। अब वो क्या है? मतलब फ़र्ज़ करें आपका ये टाइटल का वेरिएबल है, कब कब बदलता है? जब जब हम इनपुट में कोई चीज़ टाइप करते हैं। तो मैं ये जो हर दफ़ा चल रहा था दिस विल रन, वो कहाँ गया वो एवरी टाइम वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ये हमारा यूज़ इफेक्ट है, ये इस यूज़ इफेक्ट में चलने वाला फंक्शन है। इस एरे में मैं उसको कहता हूँ, यहाँ पे आके मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, कौन सा? टाइटल। जब आप इसकी एरे में कोई वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं तो अब ये आपका कस्टम वॉचडॉग फंक्शन बन जाता है। क्या बनता है? कस्टम वॉचडॉग फंक्शन। वैसे वॉचडॉग फंक्शन क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल में बदलाव आता है तो वो पूरे के पूरे कंपोनेंट को रिलोड करता है। आपका जो कस्टम वॉचडॉग फंक्शन है ये बना, इसका मतलब क्या है कि अब जब भी टाइटल में कोई भी चेंज आएगा, जब भी टाइटल का वेरिएबल चेंज होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा?
यूज़ इफेक्ट कॉल बैक। इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको पेज को रिलोड करते हैं ताकि डेटा साफ़ हो। वंस वाला एक दफ़ा तो चलता है, ये बात आपको पता है, यानी कि आप ये एरे पास करेंगे तो एक दफ़ा तो लाजमी चलेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं HELLO, तो आप देख रहे हैं कितनी दफ़ा चला, 5 बार। यानी कि जितनी जितनी दफ़ा मैंने कैरेक्टर्स लिखे उतनी उतनी दफ़ा ये चला। हालांकि ये कौन सा वाला है, ये एक दफ़ा चलने वाला है। देख रहे हैं, क्योंकि अभी बार बार क्यों चल रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया कि जब जब इसमें चेंज आएगा तो मुझे चलना है। हम एक और अब काम कर लेते हैं, हम कह लेते हैं स्टूडेंट्स एरे। ये कब कब अपडेट हो रही है, जब हम क्लिक मी बटन को प्रेस कर रहे हैं। याद है, इस बटन को जब मैं प्रेस कर रहा था तो क्या हो रहा था, एक फंक्शन कॉल होता था, उसका नाम क्या है, क्लिक फंक। ये क्लिक फंक किसको अपडेट करता है, स्टूडेंट्स एरे। तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट एरे का वेरिएबल है ये वाला, ये तब अपडेट होता है जब ये क्लिक फंक वाला फंक्शन चलता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। अब हम बोलते हैं टाइटल नहीं बल्कि किसको देखो, स्टूडेंट एरे को देखो। हम इसको दोबारा से रिलोड करते हैं ताकि सारा डेटा साफ हो जाए। अब मैंने हेलो लिखा तो आपने नोट किया यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि पहले किसको देख रहा था, टाइटल को। अब किसको देख रहा है, स्टूडेंट एरे को। लेकिन जैसे ही मैं अब इसको क्लिक मी को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा चल गया। हम इसको दोबारा से प्रेस कर लेते हैं, दिस विल रन। बेसिकली यहाँ पे वो आपके पास एरर आया है किसका, की का। क्या एरर आया है, सेम की। मैंने हेलो 2 दफ़ा पास कर लिया है, वहाँ पे हेलो 2 दफ़ा आ गया। खैर वो चीज़ बाद में है, क्योंकि वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने की डायरेक्टली ये दे दी है। हालांकि की आप एक आईडी देते हैं, एक यूनिक आईडी देते हैं। जब हम सर्वर से डेटा मंगवाएंगे तो हम उसको ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमने इस बटन पे अपडेट होने वाली जो एरे है, स्टूडेंट एरे, जब उस पर हमने यूज़ इफेक्ट लगाया तो हमने देखा कि जब जब हम क्लिक मी को प्रेस करते थे सिर्फ उस बार ये वाला फंक्शन चलता है। तो ये बहुत एक यूज़फुल चीज़ है कि आप किसी भी वेरिएबल को वॉच कर सकते हैं, आप किसी भी वेरिएबल को देख सकते हैं कि जब जब वो वेरिएबल में तब्दीली आए तब तब मुझे बता दो। बात समझ आ रही है। अब एक और काम हो सकता है कि ये एक एरे है, आपने नोट किया ये चीज़ क्या है, और एरे की क्वालिटी क्या होती है, मल्टीपल आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। पता है आपको, पहली वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या होता है, दूसरी का क्या होता है, एंड सो ऑन। ये चलती रहती है, इनफाइनाइट है। आप जितने जिसमें डेटा पुश कर सकते हैं आप पुश कर सकते हैं, जब तक आपकी रैम है। आपकी रैम जैसे ही फुल हुई फिर ही आपको एरर आना शुरू हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का, लेकिन तब तक ये आपका डेटा अपडेट कर सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं स्टूडेंट एरे के साथ साथ इसमें कौन सा वाला वेरिएबल दूँ, इसको टाइटल। अब लॉजिक क्या कहती है कि क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि स्टूडेंट एरे में भी तब्दीली हो तो भी इसको चलाओ, टाइटल में भी तब्दीली हो तो भी इस फंक्शन को चलाओ। और इस फंक्शन में क्या सिर्फ प्रिंट होता है, दिस विल रन वंस। तो अब हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं ताकि सब कुछ सफाई हो जाए। अब ये वंस वाला एक दफ़ा तो चलेगा, इतना कंफर्म है। अब हम यहाँ पर आके हम लिखते हैं एच, तो ये वंस वाला चला। इसका मतलब है कि ये टाइटल के साथ जो चल रहा है, तो हमने हेलो लिखा तो ये 5 दफ़ा चल गया दोबारा, क्योंकि वो टाइटल को वॉच कर रहा है। लेकिन अब जब हमने क्लिक मी को प्रेस किया तो ये दोबारा चल गया। अब इसका मतलब है ये स्टूडेंट एरे को भी देख रहा है और टाइटल को भी देख रहा है। इन दोनों को आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको वॉच कर रहा है, इसकी वजह से इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं। ये बात आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो आपका सारा सिंटैक्स है वो कहलाता है क्या, यूज इफेक्ट। इसमें किसी को कोई मसला है? देखें, इसको फॉर्म वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म वैलिडेशन में ज़्यादा बेटर है कि आप या तो जो HTML के अपना एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपने टाइप टेक्स्ट कर लिया, टाइप ईमेल कर लिया, तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा है कि आपकी वैलिडेशन का खुद का एक एट्रीब्यूट होता है अगेन HTML का, वो रेजेक्स रिसीव कर सकता है। रेजेक्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू अगर आप उससे भी वैलिडेशन कराते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप रिएक्ट करवाएं। लेकिन हाँ,
फाइनली अगर आपका कोई ऐसा केस है कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपना ही करवाना है, तो आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं कि जैसे ही आपका ये कंपोनेंट रिलोड हुआ तो जाहिर सी बात है अगर आपने उसका वाचर लगाया हुआ है यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट उसको पिक कर लेगा और आपकी वैलिडेशन भी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली ये वैलिडेशन के लिए यूज़ होता नहीं है, तो ये मेन चीज़ है। यूज़ इफेक्ट का ज़्यादातर जो यूज़ है वो यही है कि आपका पहला तो वंस वाला जो है उसको सर्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा वाला है कि यूज़र एक्टिविटी। अब आपको पता है कि आपका गूगल डेटा रिसीव करता है, फेसबुक आपका डेटा रिसीव करता है। अब इसका मतलब है कि आपने किसी के बटन, किसी को लाइक किया, किसी का कमेंट लाइक किया, किसी पेज को लाइक किया, आपने किसी पेज की कोई वीडियो देखी, तो समझ लें कि आप जो भी एक्शन करते हैं तो उससे कोई ना कोई वेरिएबल चेंज होता है कि आपने इस चीज़ को ओपन किया है। तो जब वो वेरिएबल चेंज होता है तो उन्होंने बेसिकली आपके लिए बहुत सारे यूज़ इफेक्ट तैयार कर रखे हैं कि ये किसी पेज को लाइक करे तो अब इसके डेटाबेस में ये चीज़ सेव कर दो कि ये इस तरह के जो पेजेस हैं इसको अच्छे लग रहे हैं, तो फिर उस तरह के पेजेस की सजेशंस आपके सामने आना शुरू हो जाती है। आप किसी एडवर्टाइजमेंट पे थोड़ी देर रुकते हैं, सही है, तो उसके बाद भी आपका वो टाइम नोट हो जाता है कि इसने यहाँ पे वो रुका, तो उसके अगेंस्ट में भी एक फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये सारा जो यूजेज है ये आपके किसके थ्रू हो रही है? यूज़ इफेक्ट। बात समझ आ रही है? तो वैसे तो ये थोड़ा आपकी ज़िंदगी में थोड़ा कम दिखता है एज़ कम्पेयर टू यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट तो आपको हर दफ़ा दिखता है। हमने एक और मसला देखा था कल, एक आपका स्टूडेंट है, इन्होंने ही काम किया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि वो जो आपका एक असाइनमेंट था यूज़र नेम और पासवर्ड वाला, हम लोग उसको अपडेट कर रहे थे, लिस्ट को ऑब्जेक्ट में अपडेट लिस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी भी वजह से वो क्या हो रहा था कि हमने कॉन्सोल लॉग का फंक्शन उसी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था जो सबमिट का था। यानी कि हम जब सबमिट के बटन को क्लिक कर रहे थे तो आपका जो डेटा था वो लिस्ट में तो ऐड हो रहा था, लेकिन वो कॉन्सोल जो है वो पुरानी वाली एरे प्रिंट कर रहा था, उससे पहले वाली। सही है। अब ये एक अजीब सा एरर है। अब भी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि ये क्यों हुआ, लेकिन क्योंकि वर्जन्स आपके चेंज है, जो मैंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, 16th वर्जन। अभी कौन सा है? 18 वर्जन। हो सकता है वर्जन चेंज की वजह से कुछ हुआ हो, लेकिन हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैंने उसका सिंपली एक हल निकाल लिया था कि मैंने उस पर क्या लगा दिया, यूज़ इफेक्ट। मैंने कहा कि स्टूडेंट एरे का वेरिएबल जब बदल जाए ना, जब वो अपडेट हो जाए, तो इसको क्या कर दो, कंसोल कर दो। तो हमारा वो सिंपल वो काम हो गया, क्योंकि हमें कंसोल में चेक करना था कि हमारा डेटा क्या अपडेट हुआ। तो हमने उस पर जो आपकी एरे है, जो मेन डेटा सोर्स है, उसके वेरिएबल पे मैंने यूज़ इफेक्ट लगा दिया। फिर वो जैसे ही वो आपकी एरे चेंज हो रही थी, उसमें डेटा अपडेट हो जा रहा था, तब क्या हो रहा था, कंसोल। तो इस तरह के कुछ काम होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं, और एक काम को करने के हमेशा बहुत सारे तरीके होते हैं। सही है। तो आपके डिपेंड करता है कि आप यूज़ इफेक्ट को कब इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली अगेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका कहाँ होता है, सर्वर पे। दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल होता है जब आप कोई डेटा में चेंज करते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, मतलब आपकी रॉज बनी हुई है टेबल। आपने देखा है कि आप किसी टेबल, आपके पास एक फीचर होता है कि आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जो आप ही का डेटा है, आप किसी रो पे क्लिक करते हैं तो आपका एक फॉर्म खुल के आ जाता है। आप उस फॉर्म में कोई भी चीज़ चेंज करते हैं और सेव के बटन को दबाते हैं तो आपकी रॉ अपडेट हो जाती है। ये चीज़ आपने देखी है? किसी ने नहीं देखी? वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करते क्या आप लोग? सच में ये नहीं देखा कि एडिट फीचर कैसे काम करता है? बहुत सारी जो इंटरैक्टिव वेबसाइट्स होती हैं उनमें ये होता है कि आपका टेबल जो बना हुआ होता है, सही, उसके अंदर अगर आपको कोई रॉ चेंज करनी है तो आप सिंपली उस रॉ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक। आप उसको एक क्लिक करेंगे तो एक उसका क्या बन जाता है, एक फॉर्म। अब उस फॉर्म में वो सारा डेटा होता है। क्लिकअप यूज़ किया आप लोगों ने? किसी ने जीरा यूज़ किया? किसी ने क्लिकअप, जीरा कुछ कभी यूज़ नहीं किया? तो बेसिकली उसमें एडिट फीचर होता है। तो आप जब उसको फर्ज करें, उसको सेव कर रहे हैं, अब उसको आपने जब उसको सेव किया तो ये डेटा, जैसे मैंने कहा कि सर्वर पे तो चला गया कि आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है, लेकिन आपको स्क्रीन पे भी तो चेंज करना था। तो आप स्क्रीन पे चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट। आप इस चीज़ को वॉच कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ बदली। अगर आपने कोई चीज़ बदली तो जब आपने सेव के बटन को दबाया तो आपका यूज़ इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है। यूज़ इफेक्ट ट्रिगर हुआ, आप यूज़ इफेक्ट को कहते हैं कि जो सारा उस कंपोनेंट का डेटा है उसको क्या कर दो, रिफ़्रेश करो। जब वो रिफ़्रेश होगा तो आपका जो सारा डेटा है वो नया वाला आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? सिंपल। आपके पास अभी आप परेशान ना हो, आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़े बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप चीज़ें सीख कर आते हैं, लेकिन आपके सामने जब रियल प्रॉब्लम आती है
तो अब आपको फिर याद आता है यार इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यही आपके कि नेसेसिटी, अभी आपको नेसेसिटी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, हाँ यार सर्वर से डेटा मंगवाना है तो हमें ये चीज़ चाहिए होगी। अब इसके और क्या यूजेज हो सकते हैं, ये जब आप खुद पढ़ेंगे, आपको जब काम दिया जाएगा कि हमें ये काम ऐसे करके दो, कि एडिट को हम क्लिक करें तो आपका एक फॉर्म खुले, उस फॉर्म में मैं जब भी कोई चेंज करके सेव दबाऊं तो डेटाबेस में भी चेंज हो जाए और मेरे स्क्रीन पे भी चेंज हो जाए, तब आपको पता लगेगा कि ये मैंने बात क्यों बताई थी। और उस वक्त ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, window.location.reload, उसकी जगह पे आप सिंपली यूज़ इफेक्ट लगा सकते हैं और यूज़ इफेक्ट के अंदर आप अपनी एरे को बदल सकते हैं। जब आप अपनी एरे को बदलेंगे तो आपकी स्क्रीन पे भी सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। अगेन ये वाली बात जो है आपके थोड़ा सर के ऊपर से जारी होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब ये काम आप करेंगे आगे चल के तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये काम ऐसा ही होता है। किसी भी फॉर्म में जो इनपुट होता है बॉक्स, उसके अंदर जो पहले से एक डेटा हम लिख लेते हैं, वैल्यू, उसके बाद वैल्यू लिख लेते हैं, जब हम दोबारा डेटा चेंज करते तो नीचे नोटिफिकेशन दे रहा था कि आपने ये चीज़ पहले लिखी हुई है इसमें, हाँ तो उसको ऑफ करने के लिए ऑटो कंप्लीट ऑफ करना पड़ता है। नहीं, मुझे अब बात समझ में नहीं आई कि वो नीचे वो जो उसका HTML का ऑटोमेटिक होता है, आई थिंक ऑटो कंप्लीट है उसका एट्रीब्यूट है वो, तो खैर HTML का सवाल ही है। खैर सर इसमें हम एक से ज़्यादा पेजेस बना सकते हैं? किसमें React यार, उसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं ना उसको मॉड्यूल्स कहते हैं। हम नॉर्मली बाय सिंटैक्स जो है वो हम रिएक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, और क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो एक ही HTML की फ़ाइल को डिप्लॉय करता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछ रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 फाइल्स भी बना सकते हैं और उसको आप अलग अलग रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स के साथ यानी मॉड्यूल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप वो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये आप क्या कर सकते हैं कि इवन आप खुद index.html बनाएं, आप रिएक्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, आप उसको रिएक्ट को इंपोर्ट करवाएं, क्रिएट रूट बनवाएं, आपकी खुद का प्रोजेक्ट बन जाएगा विदाउट क्रिएट रिएक्ट ऐप करें। लेकिन वो आपकी कहानी तब आती है जब आप एक एडवांस लेवल पे आ जाते हैं और आपको कंपनी कहती है कि आपको बिल्कुल डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाने हैं। मॉड्यूल्स कैसे होते हैं कि आपके पास शायद आपने नोट किया हो तो ऊपर आ रहा होता है ऐप डॉट जैसे google.com, cloud.google.com, सब डोमेन्स जैसे हम कहते हैं, तो वो पूरी की पूरी मॉड्यूल्स डिफरेंट होती हैं। तो जब आपकी पूरी मॉड्यूल डिफरेंट है तो आप ये वाला काम कर सकते हैं कि एक ही रिएक्ट ऐप में मल्टीपल फाइल्स आपकी चल रही हैं। मल्टीपल फाइल्स का मतलब है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस, हम नॉर्मल टेक्निकली उसको हम कहते हैं मॉड्यूल, लेकिन वो एक प्रॉपर एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि पहली एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता और ना डेटा शेयर करने का कोई तरीका है, समझ रहे हैं? तो उसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक डैशबोर्ड है, अब आप चाहते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन इस वाली एप्लीकेशन को ना चढ़े, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से मॉड्यूलराइजेशन करते हैं, लेकिन ये इतना रिकमेंडेड नहीं है। ये तब आप करते हैं जब आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वरना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला जो एक साइन वो है पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम 2 रिएक्ट ऐप बना देते हैं और दोनों का जो आपका डोमेन नेम है वो अलग अलग अटैच करवा देते हैं। अब वो दोनों क्योंकि डोमेन नेम आपके पास हैं, फर्ज करें एक है ऐप एक है क्लाउड, app.google.com, cloud.google.com, तो हमारा जो मेन पेज है उसके अंदर हम वो दोनों लिंक्स ऐड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो जब आप क्लिक करते हैं लॉगिन फॉर एग्जांपल या क्लाइंट लॉगिन, आपने देखा ऊपर लिखा होता है क्लाइंट पोर्टल, सही है, टीचर्स पोर्टल। अब टीचर्स पोर्टल पे आप जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग ऐप पे ले जाता है, आप क्लाइंट ऐप वो पोर्टल पे जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग ऐप पे ले जाता है। तो वो बेसिकली 2 अलग लिंक्स होती हैं जो आपके साथ कनेक्टेड होती हैं, वो 2 अलग एप्लीकेशंस होती हैं। ऐसा मैंने काम किया है, लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने बिल्कुल अलग अलग एप्लीकेशंस बना दी थी। थैंक यू, ठीक है। तो ये था आपके पास यूज इफेक्ट। अभी क्विकली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं कि आपने ये चीज़ तो देखी है कि भाई फाइल आपके पास कितनी है HTML की, एक है, लेकिन सर्विसेज से अबाउट में जाना, अबाउट से सर्विसेज में आना, होम पेज से सर्विसेज पे जाना, होम पेज से अबाउट में जाना, ये सब तो आपने देखा था। तो अब ये काम इस ऐप पे कैसे हो, रिएक्ट ऐप पे, क्योंकि इसमें फाइल कितनी है, एक। जब इसमें फाइल एक है तो हम लोग, आपको पता है कि href में वो about.html लिख देते थे, तो जब हम लोग उस href को क्लिक करते थे तो हम कहाँ चले आते थे, about.html। अब रिएक्ट में तो दूसरी फाइल है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ एक फाइल है, अभी नहीं। तो हम लोग सेकंड फाइल में कैसे जाएंगे, पेजेस कैसे चेंज करेंगे? तो अब ये एक सवाल उठता है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम दूसरा कंपोनेंट बना दें। अब प्रॉब्लम ये है दूसरा कंपोनेंट बनाने में कि मसला ये होगा कि हम वही वाला काम करें जो आप लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट डॉम में काम किया था, साइन अप और साइन इन में, कि आपने एक
टैग को क्या कर लिया था, डिस्प्ले नन, और दूसरे टैग को क्या कर दिया था, डिस्प्ले ब्लॉक। सही है। लेकिन ये काम तब पॉसिबल है जब आपके पास एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होते, यानी कि 2 पेजेस होते। जैसे आपके पास एक साइन इन का फॉर्म था और एक साइन अप का फॉर्म था। लेकिन यहाँ तो जब आप किसी डैशबोर्ड को खोलते हैं, अब मैंने आपको दिखाया था वो आईसी वाला जो डैशबोर्ड था, अगर आप देखेंगे उसकी टैब्स यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ तक आती हैं। इसका मतलब वो सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो मैं क्या सब में ये चीज़ कंडीशंस लगाता रहूँगा, इसको ब्लॉक करो, इसको ओपन करो, इसको ये कर दो, इसको नन कर दो? तो ये काम ऐसे नहीं होता। ठीक है। उसके लिए हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट के लिए, और उसको हम कहते हैं रिएक्ट राउटर। अब आप एक काम करें, ये जो लिंक है ये मैं एक काम करूँगा कि आपका आज की जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे। सही है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस लाइब्रेरी का नाम क्या है, रिएक्ट राउटर। और इसका टिपिकली यही काम है कि आप चाहते हैं कि मेरे पेजेस बदलें। अब मसला ये है कि पेजेस बदलने के लिए डिफरेंट HTML फाइल्स का होना ज़रूरी है, लेकिन रिएक्ट राउटर कहता है कि क्योंकि आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है यानी कि SP है, तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, और ये लाइब्रेरी क्या करती है कि कुछ कंपोनेंट्स को एक्टिव करती है और कुछ कंपोनेंट्स को डीएक्टिवेट कर देती है। अब लेकिन ये सारा काम हमने जावास्क्रिप्ट में भी किया था, लेकिन वो बहुत एक हैक्टिक प्रोसेस है। ये जो रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी है ये इसको बहुत स्मूथली करती है, एक बहुत ईजी तरीके से, एक बहुत स्मूथ तरीके से, ताकि आप जितने चाहें आप बनाना चाहें पेजेस आप बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी है वर्जनिंग का आपको थोड़ा मसला होगा। वैसे वर्जनिंग सब समझते हैं कि मतलब उस एप्लीकेशन लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करते थे वो बाद में अपडेट हो गई। ठीक है। अब अभी जो इस राउटर का जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 6.6। मैंने जब इस राउटर को पढ़ा था अपने टाइम पे तब चल रहा था वर्जन 5.0। सही है। उसके बाद आई 6.0, 6.1, 6.2, 6.3। ये 3 जो हैं ये तकरीबन सेम थी 6.1 से लेके 6.3, और वर्जन 5 तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वर्जन 5 बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद आपकी जो 6.4 के बाद वाली हैं यानी कि 6.4 और 6.5 और 6.6, अब ये बाकियों से बहुत अलग हैं। तो इन्होंने थोड़ी बहुत ये चेंजेस की हैं, लेकिन इनमें एक फ़ायदा होता है कि अगर आप एक चीज़ सीखे हुए हैं, आपको 6.3 आती है या आप यूज़ करते हैं 6.4 या आप यूज़ करते हैं 6.1, तो आप इसकी लिंक में जाके अपना वाला वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलेंगे 6.6 ही मुझे, तो क्योंकि आपने अगर पहले काम, क्योंकि आपका एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो आपने किस पे बनाई हुई है 6.3, तो आप ज़रूरी नहीं है किस पे जाएं 6.6, आप 6.3 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हम ही देखते हैं हम कैसे करेंगे, और उसके जो ये कोड है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो कोड है ये कोई ट्यूटोरियल, आम ट्यूटोरियल नहीं है, ये ट्यूटोरियल प्रॉपर इस पूरी लाइब्रेरी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगा कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं और नई लाइब्रेरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसका कोड डायरेक्टली कहाँ से देखें, उसकी मेन वेबसाइट से। उसका आपके पास फ़ायदा क्या है कि अगर उन लोगों ने वर्जन बदल दिया है, ठीक है, तो वर्जन बदल दिया है तो आपको उसकी वेबसाइट पर पता चल जाएगा कि वर्जन अब जो चेंज हुआ है वो कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या चेंजेस हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये आप अप टू डेट रह सकते हो। अगर आपने सीखा हुआ है, एक रट्टा मारा हुआ है किसी के ट्यूटोरियल का, तो आप फिर ये वाला काम नहीं कर पाओगे और आप आगे चल के आपके पास बड़े मसले होंगे। तो अब जो भी मैं लाइब्रेरी पढ़ाऊँगा आपको, आप ये चीज़ नोट करोगे कि मैं पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा और उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जो कोड है वो उठाऊँगा।
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी भी ये प्रैक्टिस बने, ताकि जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या आप किसी इंटर्नशिप पे जा रहे हो तो क्या पता ये वर्जन 7 तक पहुँच जाए, क्या पता है वर्जन 8 तक पहुँच जाए। अब आप 6.3 इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपका बॉस आके कहता है यार 6.3 नहीं करनी, अब हमें कौन सी इस्तेमाल करनी है? 8। फर्स्ट करें 8 आ गई है तो वर्जन 8 इस्तेमाल करनी है। तो वर्जन 8 आपको ज़्यादा आप तंग नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है कि आपको बेसिक तरीका आता है कि कैसे एक डॉक्यूमेंटेशन से पढ़कर आप कोई कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके जो ट्यूटोरियल्स होते हैं हमेशा बहुत अच्छे लिखे हुए होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। अभी मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ? वर्जन 6.3। इस पेज का लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा। अब ऊपर से जाते हैं, क्या कह रहा है? वैसे सबको दिखाई दे रहा है? सही है। तो ये इसका ट्यूटोरियल है। अगर हम नीचे जाते हैं, ये थोड़ी बहुत बकवास है, अगर आपको पढ़ने का दिल करे तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने की कमांड क्या है? npm install react router DOM। मुझे नहीं पता इसका नाम react router है तो ये react router DOM क्यों लिखते हैं, लेकिन इनका हुक्म है तो मानना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में ये लाइन कॉपी करेंगे। लेकिन ये कौन सी वर्जन है? 6। जब आप @6 करेंगे ना तो वो 6.6.1 कर देगा, क्योंकि वो हमेशा किस पे जाता है? लेटेस्ट पे जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6.3। जब आपने इसको इंस्टॉल किया तो अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है। अब आप इसको वेरीफाई भी करना है आपने। ये मेरा इंस्टॉल हो गया। इसका वर्जन मुझे कहाँ से पता लगेगा? मुझे इसका वर्जन कहाँ से पता लगेगा? वैसे बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया है। सही है। npm install react router, ये लाइब्रेरी है जिसको मैंने क्या किया है? इंस्टॉल किया है। लाइब्रेरी समझते हैं ना आप? एक पीस ऑफ कोड है जो किसी ने बना के रख दिया है, अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छा बनाने के लिए। तो पहले तो वो उस एप्लीकेशन को उस कोड को इस्तेमाल करने के लिए उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इंस्टॉल करने का मतलब होता है उसकी फाइलें डाउनलोड करना और कुछ भी नहीं। और ये फाइलें डाउनलोड करके कहाँ जाती हैं? नॉट मॉड्यूल्स के अंदर। ये चीज़ याद है? देखिए बेसिक्स ना भूलें कभी भी। तो ये जब भी कोई npm इंस्टॉल होता है तो ये फाइलें कहाँ जाती हैं? नॉट मॉड्यूल्स। पहला काम होता है उसकी फाइलें नॉट मॉड्यूल्स में जाती हैं, फिर उसके बाद उसका रिकॉर्ड कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? ये आधे बच्चों को क्यों पता है? बाकी क्या कर रहे थे? भाई आपका जो package.json होता है वो वहाँ पे हलवा खाने के लिए नहीं बैठी। सही है। package.json के पास वर्जन्स होते हैं। आपकी हर लाइब्रेरी का क्या होता है? वर्जन। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मसला है वर्जन का। पहले जब मैं पढ़ रहा था 6.5 था, उसके बाद जब मैं बैच 1 को पढ़ा रहा था 6.1 था, जब बैच 2 तक पहुंचा तो 6.3 था, अब आप लोगों तक पहुंचा हूँ तो 6.6 है। आप जब काम करने निकलेंगे तो हो सकता है 7 हो। तो वर्जन का बहुत बड़ा इशू है। अब आपने जो पुराना कोड लिखा हुआ है, 1 साल काम किया किसी वेबसाइट पे, बाद में आपने जब उसको चलाया तो आपके वो कोड कह रहा है कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े एरर्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने कौन सी फाइल नहीं बना के रखी थी? package.json। package.json आपकी हर चीज़ का क्या रखता है? वर्जन्स रखता है। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल का ये फोल्डर्स ओपन करेंगे और यहाँ पे किस फाइल में जाएंगे? package.json। अब package.json में हम ढूंढेंगे react router DOM। इसका वर्जन कौन सा बता रहा है? 6.3 बता रहा है। परफेक्ट, हमें यही चाहिए था। अब 6.3 बताया, बेहतरीन हो गया। अब हम वापस जाएंगे उसके पेज पे, हम बोलेंगे भाई ये वाला काम कर लिया, ठीक है, और बताओ। तो हम नीचे जाएंगे। ये आपको बता रहे हैं कौन सी फाइल है? app.js। लेकिन इसमें ये कोई भी चेंज नहीं करवा रहा। हाँ, आप कर लें, उसको देख लें। मैं 6.3 करोगे, मेरी प्रैक्टिस इस पे है, मैंने काम यूज़ ये की हुई है। अगर मैं 6.6 पे आया, पता लगा आप लोगों के सामने एरर्स आ रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो इसको तो नहीं आ रहा। ये मुझे ये वाली हरकतें नहीं चाहिए ना। तो
ये जो फाइल है कोई पहचान सकता है कौन सी फाइल है ये index.js है, लेकिन इसने ऊपर से क्या लिखा हुआ है main.js है, क्योंकि इसने क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो मेथड यूज़ नहीं किया है। इसने ये रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए एक और चीज़ इस्तेमाल की है जिसको हम क्या कहते हैं वाइट। सही है, ये दूसरा तरीका है लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, तो आपको बस पहचान में आनी चाहिए कि ये कौन सी फाइल है। ये बेसिकली तो अगर आपको पता लग रहा है कि ये जो document.getElementById रूट वाला ये लाइन है ये हमेशा किसके अंदर होती है index.html। क्या हो गया document.getElementById भाई। तो खैर इसको हम बंद करते हैं, हम अपने index.js पे चलते हैं। अब index.js में मेरा ये रहा ऐप। अब वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन ये ग्रीन कलर का उसने किया हुआ है जो वो चेंज करना चाहता है। आपको ये चीज़ दिख रही है? तो पहली तो ये न्यू लाइन है जो कह रहा है कि ऐड करो, तो कहते हैं भाई ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहा है, इसका नाम क्या है ब्राउज़र राउटर। वैसे इस फंक्शन का पहला लेटर जो है कैपिटल है, तो मतलब ये क्या चीज़ है ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहा है किस में से, ये लाइब्रेरी कहाँ पड़ी हुई है, सही है। ये किस तरह का इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट की आवाज़ आती है तो सारे बाहर जाते हैं। तो ये ब्राउज़र राउटर है, तो ये कंपोनेंट है। खैर वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो आप लोगों को बताते हुए चलते हैं। तो देखो इसने दूसरी लाइन में क्या बताया हुआ है, इस ब्राउज़र राउटर के साथ क्या करना है, इसको रैप करना है किसके ऊपर, ऐप। तो हम ब्राउज़र राउटर का एक प्रॉपर एक टैग बनाएंगे। इसका जवाब देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ब्राउज़र राउटर को रैप करना है किसके अराउंड, ऐप। अगर हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाएंगे ना तो ये सिबलिंग बन जाएंगे। इस वक्त ब्राउज़र राउटर पेरेंट है और ऐप उसका क्या है, चाइल्ड। तो यहाँ पे हम इसको सेल्फ क्लोजिंग नहीं दे सकते क्योंकि हमें ये बताना है कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ये फ़र्क है। तो ब्राउज़र राउटर हमने रैप किया। बेसिकली ये वाली जो स्टेप है ना, ये आपको क्या बता रहा है कि जो आपका ऐप का कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट होता है, ट्री कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं। तो आपकी पूरी एप्लीकेशन को किसने रैप कर लिया है, ब्राउज़र राउटर। क्योंकि ब्राउज़र राउटर आपके सारे जो पेजेस के चेंज होने वाला सिस्टम है उसको अब हैंडल करेगा। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं, और ये कौन सी फाइल है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है। तो ये कौन सी फाइल है, app.js। तो हम लोग अब इंडेक्स को बंद करते हैं, इंडेक्स के साथ हमारा काम ख़त्म। package.json भी बंद करते हैं, इसका भी काम ख़त्म। अब हम आ गए app.js में। अब जब हम app.js पे आए तो यहाँ पे ये ग्रीन ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये किसके अंदर है, रिटर्न के अंदर है। इसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, लिंक इस्तेमाल किया हुआ है। हम इसको कॉपी करते हैं, हम अपने app.js के अंदर आते हैं, और ये app.js का हमारा क्या है, रिटर्न। अब इस रिटर्न को हम थोड़ा ना साफ़ करते हैं, ये कचरा हुआ है। हमने इसको साफ़ किया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, क्लास नेम ऐप। अब ये सबको भी हम थोड़ा सफाई करते हैं। हमारा ऐप कंपोनेंट बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है क्योंकि हमें थोड़ा देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम रिटर्न में मेन टैग के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वो मेन टैग के अंदर काम कर रहा है। इधर इसने कुछ नेव करके कुछ पेस्ट किया है। नेव बेसिकली किसके लिए यूज़ होता था, HTML का टैग, नेव बार के लिए। तो बेसिकली ये नेव बार बनवाना चाहता है। उसके अंदर इसने क्या दी हैं, दो लिंक पास किए हैं, और इन दो लिंक्स पे उसने क्या क्या दिया हुआ है, इनवॉइसेस और एक्सपेंसेस। ज़रा कुछ भी करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने कौन कौन से एरर मारे। ये क्या कह रहा है, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। उसने बोला कि आपने एक कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, इसका नाम क्या है, लिंक, लेकिन मुझे बताया नहीं है कि मैं ये लाऊं कहाँ से। ठीक है,
ये भी मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम लोग वापस अपने में जाएंगे, बोलेंगे यार हमने मसला कर दिया है, ये इंपोर्ट भी तो करना था। तो हम इसको कॉपी करके लाते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है? ये कौन सी इंपोर्ट है? नेम्ड इंपोर्ट। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा नेव बार बन गया। सही है, बहुत ही बेकार सा नेव बार है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा करेंगे बाद में। लेकिन देखने वाली बात यह कि इस नेव बार में 2 बटन्स हैं। पहला किसका है? दूसरा तो 2 हमारे पास नेव बार बन गए। हम थोड़ा और नीचे जाते हैं। अब क्या कह रहा है? ऐड सम राउट्स। तो बेसिकली जो आपका मेन पर्पस है, जो मेन काम है पूरा राउटर को इस्तेमाल करने का, वो क्या ऐड करना था? राउट्स। ये जो पेजेस हैं, जब नॉर्मल HTML होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? पेजेस। जब रिएक्ट होती है तो हम उसी काम को क्या कहते हैं? राउट्स। कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, इसको हम लोग राउटिंग कहते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले अगर तुम्हें राउट्स बनाने हैं तो उसके कंपोनेंट भी तो बनाओ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हम अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हम लोग 2 कंपोनेंट बनाते हैं। एक इनवॉइस का, बल्कि इनवॉइसेस है, तो एक इनवॉइसेस .jsx और दूसरा क्या होगा? expenses.jsx। हमने 2 फाइल बना ली, बिल्कुल इसकी ई कैपिटल होगा। तो हमने जब यहाँ पे RFCE किया तो मेरा एक कंपोनेंट बन गया खुद ही, उसका नाम क्या है? एक्सपेंसेस। और जब मैंने यहाँ पे RFCE किया तो मेरा एक और कंपोनेंट बन गया, इसका नाम क्या है? इनवॉइसेस। तो मेरे 2 कंपोनेंट तैयार हैं। सही है। अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अभी और क्या करना है मुझे? अभी दोबारा किस में आ गया है? किस में आया हुआ है? इतना ऐसे क्यों, नींद क्यों आ रही है? ये है index.js में। अब index.js में ये देख रहा है कि आपने देखा था कि पहले यहाँ पे ब्राउज़र राउटर के बीच में क्या था? ऐप था। अब ब्राउज़र राउटर के बीच में क्या है? राउट्स। तो हम इस पूरे को कॉपी करते हैं और हम अपने index.js पे जाते हैं। ऐप को मैं मिटा देता हूँ और इसकी जगह पे क्या आ गए? राउट्स आ गए। अब इसको थोड़ा सा सफाई करते हैं तो आपको थोड़ा नज़र आए कि ये क्या हुआ। अचानक से आप बोल रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया। अब आपको समझ आ रहा है कि पहले सबसे पहले कौन है? ब्राउज़र राउटर। उसके अंदर क्या है? राउट्स। ये बेसिकली जो राउट्स का टैग है, ये आप उसको बता रहे हैं कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? राउट्स। अब इसके अंदर जो राउट का टैग है ये बता रहे हैं कि वो राउट है क्या। ये समझ आ रहा है? आपने सबसे पहले ब्राउज़र राउटर बनाया, यानी कि आपने पूरी एप्लीकेशन के ऊपर बता दिया कि मुझे राउटर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इसको बताया कि अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? राउट्स। अब जब आप राउट्स लिखने जा रहे हैं तो आपको ये भी तो बताना है कि राउट है क्या। वो चीज़ आपने यहाँ पे बताई। अब राउट बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपने ये नॉर्मल HTML में भी काम किया है। जैसे कि आप जब href देते थे तो href के अंदर क्या बताते थे कि about.html कैसे चलेगी? उसका पाथ देते थे। तो एक तो होता है पाथ, इम्पॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? पेज की जगह क्या है? कंपोनेंट है। सही है। तो इसमें पाथ तो होगा सेम, आप पाथ इसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे आप पाथ करते थे about.html। लेकिन इसमें अब आपको कंपोनेंट भी बताना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट किधर है, क्योंकि यहाँ पे फाइलें तो नहीं है। तो बेसिकली आप एक नकली का राउट बना रहे हैं, यानी कि पाथ बना रहे हैं। जो आप पाथ पहले HTML में देते थे, अब वो आप नकली का बनाते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप क्या दे देते हैं? कंपोनेंट। कि जब भी ये वाले जो आपकी लिंक है कॉल हो तो क्या चला दो? ये वाला कंपोनेंट। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो इस राउट के टैग के अंदर क्या है? पहला एट्रीब्यूट पाथ और यहाँ पे एलिमेंट। अच्छा, ये जो दोनों पाथ और एलिमेंट हैं ये इस कंपोनेंट को कैसे रिसीव होते होंगे? किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू। ये बात याद है? नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चों को याद नहीं थी। एक ही बंदे ने जवाब दिया इसका। तो सबसे पहले ये कौन सा राउट है? ये क्या लिखा हुआ है? //
फॉरवर्ड स्लैश का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने लिखा google.com, google.com के बाद आपने लिखा फॉरवर्ड स्लैश और मैंने मारा एंटर, तो क्या खुला? गूगल। तो जो आपका मेन राउट होता है, यानी कि इंडेक्स राउट भी हम इसे कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, इंडेक्स राउट कहते हैं, मेन राउट कहते हैं, रूट कहते हैं। इसके बेसिकली क्या होता है, आपका मेन पेज होता है या होम पेज होता है। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली मैं इसको बता रहा हूँ कि जब कोई मेरे मेन पाथ पर आए, यानी कि मेन राउट पर आए, तो उसको क्या दिखा दो? ऐप। एलिमेंट पे आप वो कंपोनेंट देते हैं जो आपको इस तरह आने पर चलाना है। बात समझ आ रही है? जैसे इंडेक्स का नाम, जैसे इंडेक्स का नाम, जैसे हम लिखते थे /index.html। अब यहाँ पर है हमारे पास, वो क्या लिखे? एक्सपेंसेस। जब वो एक्सपेंसेस लिखे तो उसको कहाँ ले आओ? एक्सपेंसेस के आपके कंपोनेंट में। अब वो इनवॉइसेस लिखे तो क्या चला दो? इनवॉइसेस का कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा? इन कंपोनेंट को भी तो इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इधर भी जाहिर है। उसको आप यूज़ कैसे करोगे? ये कंपोनेंट्स में पड़ा हुआ है, ये रहा, सही है। इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट कराने हैं क्या? इनवॉइसेस। जब आपने इनवॉइसेस को इंपोर्ट कराया फ्रॉम, ये कहाँ पड़ा हुआ है कंपोनेंट्स के अंदर? इनवॉइसेस। तो आपके पास एक तो एक्सपेंसेस का कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया, दूसरा इनवॉइसेस का। क्योंकि आप याद रखें, जो भी चीज़ आप जिस फाइल के अंदर इंपोर्ट वो यूज़ करेंगे, अगर वो चीज़ उस फाइल के अंदर नहीं बनी हुई तो आपको वहाँ पे क्या कराना पड़ेगा? उसको इंपोर्ट। इसका मतलब है कि अगर मुझे एक्सपेंसेस का कंपोनेंट एक्सपेंसेस की फ़ाइल के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता तो इंपोर्ट कराना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस का कंपोनेंट कहीं भी इस्तेमाल और करेंगे तो उसको वहाँ पे इंपोर्ट कराना लाजमी है, वरना वही वाला एरर देगा कि एक्सपेंसेस नॉट फाउंड। खैर, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया। उसके बाद हम index.js पर आए और हमने ये वाली लाइन छापी जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे? ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट। उसके बाद जो हमारी ऐप था उसके ऊपर हमने किसको बाइंड करा दिया? ब्राउज़र राउटर। उसके बाद हमने राउट्स और राउट बनाए। राउट्स यानी कि आप ये राउटिंग बना रहे हैं, लिख रहे हैं कि कौन सा कब आपको किधर लेके जाना है, तो अब आप उसको बताएंगे कि क्या होगा कब कब। तो इंडेक्स राउट जब आएगा तो आप उसको कहाँ लेके जाओगे? एक्सपेंसेस कोई लिखेगा, आप उसको कहाँ लेके जाओगे? एक्सपेंसेस में। इनवॉइसेस के बाद इनवॉइसेस में। अब ये हमारी ऐप है। अब हम वो क्या एरर दे रहा है? राउट इज नॉट डिफाइंड और राउट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि ये जो राउट और राउट्स हैं ये मैंने इंपोर्ट नहीं किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा वापस आते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये बेसिकली आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से इंपोर्ट हुए हैं। ये ब्राउज़र राउटर वाली जो लाइन है, इसके अंदर से ब्राउज़र राउटर भी आएगा और राउट्स और राउट भी आएंगे। तीनों चीज़ें किस में से आ रही है? रिएक्ट राउटर डॉम से। अब जब हम वापस आए तो फ़र्ज़ करेंगे मैंने इधर फॉरवर्ड स्लैश लगाया। वैसे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपका मतलब होता है ये क्या? इंडेक्स वाला राउट। जब ये इंडेक्स वाला राउट कॉल हुआ तो कौन चला? ये ऐप के अंदर हमने लिखा था। अब हम लिखते हैं /invoices। ये इन्वॉइसेस कहाँ से आया? ये इन्वॉइसेस यहाँ से आया। इसको मैं बल्कि कॉपी करता हूँ और मैं स्लैश करके कर रहा हूँ इन्वॉइसेस। मैं एंटर दबाया तो क्या चला? इन्वॉइसेस। अब मैं एक्सपेंसेस को मैंने कॉपी किया और मैंने URL में इसको क्या दिया? एक्सपेंसेस। मैंने एंटर किया तो क्या चला? मज़े की बात है कि ये सब करने से आपका जो पेज है वो लोड नहीं हो रहा, रीलोड नहीं हो रहा। आप बेसिकली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शिफ्ट कर रहे हैं राउटर के थ्रू, और कुछ भी नहीं हो रहा। अब मुझे दोबारा मेन पेज पे जाना है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब आपको याद है कि ये मैंने लिंक बनाए थे। अब इस लिंक को दोबारा जाके पढ़ते हैं, अब थोड़ा ये आपका सेंस बनाएगा। हमने लिंक बनाया, ये बेसिकली href ही है, बल्कि हम काम करते हैं, हम इन दोनों को मिटा देते हैं, सही है। हम इस नेव को भी मिटा देते हैं। हम इसमें लिखते हैं a टैग, सिंपल, जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे कहाँ ले जाओ?
इनवॉइसेस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवॉइस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे कहाँ ले जाओ, एक्सपेंसेस में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेंस। सही है। अब ये थोड़ा सा मसला क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नहीं दिया, BR का टैग। तो अब हमारे पास दो एंकर टैग्स हैं, A टैग्स हैं, जिसके अंदर आपके जो href है वो हमने वही पाथ दिया है जो मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब हम जाके मैं इनवॉइस को क्लिक करता हूँ तो क्या चला, इनवॉइसेस। हम बैक आए, हमने एक्सपेंस को क्लिक किया, क्या चला, बात समझ आई। लेकिन ये इसने पहले वो लिंक वाला एट्रीब्यूट क्यों इस्तेमाल, वो लिंक वाला कंपोनेंट क्यों इस्तेमाल किया था। आप एक चीज़ नोट करें, इसको मैं बैक आता हूँ। जब मैं इस इनवॉइस को क्लिक करता हूँ, इसको ज़रा नोट कीजिएगा, फ्लैश हुआ, रिलोड हुआ, एक्सपेंस को क्लिक किया तो भी ये रिलोड हुआ, ये पेज प्रॉपर रिलोड हो रहा है। ये क्यों रिलोड हो रहा है, क्योंकि आपका जो एंकर टैग है, जो A टैग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फंक्शनैलिटी कहती है कि आपका पेज रिलोड होगा और नया पेज ओपन होगा। क्यों, क्योंकि ये HTML का टैग है, इसको थोड़ी पता कि रिएक्ट में ये काम होता है कि एक ही पेज है, मैं कंपोनेंट बदल रहा हूँ। बात समझ आ रही है। लेकिन क्योंकि लिंक बन रहा है ऊपर से, वो जो आपका URL है वो बन रहा है, तो रिएक्ट उसको पहचान रहा है राउटर के आपको क्या चाहिए। बात समझ आ रही है। तो इस रीलोड को रोकने के लिए हमने पहले ये लिंक वाले टैग्स यूज़ किए थे। ये लिंक का जो कंपोनेंट है ये हमने किससे इंपोर्ट किया हुआ है, राउटर डॉम से। अब इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट पहले href होता था, अब क्या है, टू, सिंपल टू। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये उसने सिंपली वो लगाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। सही है, इसको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसकी जगह हम दोबारा क्या लगा देते हैं, BR लगा लेते हैं, जो आपके लिए आसान। सही। अब हम इसको क्लिक करते हैं इनवॉइस को, तो आपने ऊपर इधर नोट करें, क्या ये बदल रहा है, सही है। तो पेज रीलोड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब आप राउटर के थ्रू आप बता रहे हैं कि मुझे ये पेज बदलना है। तो अब राउटर को पता है कि क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसमें मुझे पेज को रिलोड नहीं कराने की ज़रूरत, मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, कंपोनेंट को बदल दूंगा। बात समझ आ रही है। इसको हम थोड़ा सा, बल्कि 10:47 हो गए, तो हम लोग क्लास को वैसे यहाँ पे रोकते हैं, वरना हमें इसको बेसिकली बनाना क्या है कि हमें थोड़ा ना डिज़ाइनिंग की तरफ अब थोड़ा जाना है कि आपकी जो नेव बार है वो हर पेज पे होनी चाहिए। सही है। तो हमें काम कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब यहाँ पे इनवॉइसेस लिखा है, तो मेरे पास ऊपर एक्सपेंसेस का भी बटन आना चाहिए था। अगर मुझे वापस इनवॉइसेस में जाना है तो एक होम का भी बटन आना चाहिए था, और वो हर वक्त रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो अब राउटर के साथ हम थोड़ा खेलेंगे, और राउटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी इसमें चीज़ आपको पढ़ाई जाए आप उसको सही से पढ़िएगा, क्योंकि आपके पास कोई मिनिमल भी काम आया ना रिएक्ट का, छोटे से छोटा काम आया, सवाल ही पैदा नहीं है कि वो आपका बगैर राउटर के हो जाए। बात समझ रहे, क्योंकि राउटर हर जगह लगेगा। इवन आपने लॉगिन का पेज बनाया, वो लॉगिन का पेज आगे चला गया डैशबोर्ड पे, इस पे भी आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, राउटर। हालांकि ये बटन नहीं होता, आप सबमिट का बटन दबाते हैं और लिंक का जो है वो दूसरे पेज पे चला जाता है, आप बोलोगे यार इधर राउटर की क्या ज़रूरत है, लेकिन उधर भी आप उसको पेज चेंज करवाते हैं, किसके थ्रू, राउटर। तो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन में जब भी यहाँ से पाथ चेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, राउटर के थ्रू, और वो बेसिकली रीलोड नहीं होता। यही वजह है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती है। आप बात को समझ रहे हैं कि आपको एक दूसरा पेज दिखाने के लिए पेज को रीलोड कराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो पेज जो है वो सर्वर से नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पे है, वो सिर्फ आपको दिख नहीं रहा, और उसको देखने के लिए आपको उस राउटर पे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्योंकि आपकी एक दफ़ा वेबसाइट पूरी डाउनलोड हो गई, अब वो आपके कंप्यूटर पे सेव है, अब आप जिस भी बटन को दबाएंगे वो फ़ौरन से उसको चेंज कर देगा। इस वजह से रिएक्ट की वेबसाइट एक बहुत फास्टर है। और अगर आप इसको नोट करेंगे, जब आप फेसबुक को पहली दफ़ा खोलें या आप इनकॉग्निटो पे खोलें, तो इनकॉग्निटो पता है, जो एक आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री सेव नहीं करता, कैशे सेव नहीं करता, आप इनकॉग्निटो खोलें, उसके अंदर आप खोलें, ये मुस्कुरा ही रहे हो वैसे तो मुझे पता है, लेकिन चलो, तो आप, खैर है, सबको पता है।
इनकॉग्निटो जब आप ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर कैशे सेव नहीं होती। अब कैशे का नुकसान क्या होता है कि अब आप उस पर फेसबुक खोलें, वो अच्छा खासा टाइम लेगा, ऊपर रिलोड करता रहेगा जब तक वो फेसबुक पूरी डाउनलोड नहीं होती, क्योंकि वो भी रिएक्ट है। लेकिन एक दफ़ा रिएक्ट आपकी फेसबुक डाउनलोड हो गई, उसके बाद जब आप उसको सेकंड टाइम खोलते हैं तो आपकी कैशे में से ही सारा डेटा ले आता है। तो सब कुछ फेसबुक को दोबारा डाउनलोड करना नहीं पड़ता। जो आपका नॉर्मल ब्राउज़र होता है, अब जैसे ये एक नॉर्मल ब्राउज़र है, सही है, आपको पता है कि रिएक्ट राउटर वाला जो था ये एक दफ़ा खुल गया ना, अब इसको मैं दोबारा से रीलोड करके खोलूँगा, ये तेज़ी से खुलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम फाइल्स थी अब मेरे कंप्यूटर पे मौजूद हैं। ये सिर्फ उन फाइल्स को लेकर आएगा जिनमें कोई डेटा चेंज हुआ हो। अगर नहीं हुआ होता तो बोलता है जो पुरानी कैशे में पड़ी है ना वही दिखा दो। तो इसकी वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है फास्ट हो जाती है, और यही वजह है कि रिएक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक फास्टर एप्लीकेशन को प्रमोट करती है। लेकिन इसका थोड़ा एक नुकसान भी होता है कि जब आपके पास पहली बार कोई कस्टमर आता है तो वो बोलता है कि यार ये क्या बकवास है, लोड हुए जा रहा है, लोड हुए जा रहा है, लोड हुए जा रहा है, बहुत टाइम लगेगी। तो अब ये फर्स्ट टाइम जो आपका लोड होता है वो तो वाकई बहुत टाइम लेता है। अब ये एक नुकसान है, ये रिएक्ट का नुकसान है। लेकिन इसको जब हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि ये कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है और इसके क्या टेक्निक्स होती हैं। और एक तो पूरी टेक्निक है जिसमें आप रिएक्ट को पूरा बदल के रख देते हैं, ठीक है। तो खैर आप सिंपल डैशबोर्ड बना लें रिएक्ट में तो बहुत बड़ी बात है। इधर तक आप पहुंचने आएंगे, जब तक पहुंचेंगे तो आप खुद एक लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पोजीशन पे तो इंशाल्लाह हो चुके होंगे। नेक्स्ट यस, वैसे ये नस्ट भी आ गई है, नस्ट है कि नेक्स्ट है यार, देख लीजिएगा। एक नेक्स्ट है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन वो है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब उसका मसला ये है कि उसका हर पेज सर्वर पे होता है। खैर लेकिन वो एक पूरी कहानी है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो गया, एक मिनट बाकियों को छोड़ देते हैं, फिर वो आगे से देख रहे हैं, सही है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। लेकिन जो बच्चे जिनका नाम अभी आपको पता है कि वो आएगा, उनको ज़रा रिवाइज़ करा दी, उनको वो रिवाइज़ करके आइएगा, क्योंकि इस वीक पे मैंने बच्चों को नहीं निकाला, लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं दोबारा ये काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स आप देख रहे हैं, सीरियस टॉपिक्स चल रहे हैं। अभी आपका राउटर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में राउटर ख़त्म हो जाएगा। राउटर के बाद आपके पास फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद एक्सियोस आ जाएगा। एक्सियोस ख़त्म होगा तो आपकी तकरीबन जो रिएक्ट के मेजर टॉपिक्स हैं वो फिनिश्ड। टर्नरी ऑपरेटर सारा उसी में आ जाएगा, वो जब हम राउटर को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली कुछ छोटी चीज़ें हैं, जैसे टर्नरी ऑपरेटर है, कुछ टेक्निक्स हैं, फिल्टर टेक्निक्स हैं, वो हम थोड़ी कुछ एप्लीकेशंस बना के सीख लेंगे कि वो कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रा आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, बाकी बच्चे जो हैं वो भी रिवाइज़ करें। और इस वीक में इंशाल्लाह कोई असाइनमेंट नहीं देते, सिर्फ जो आपका राउटर है उसको रिपेयर बोल रहा हूँ, उसको रिवाइज़ कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।